नमस्कार, MH1 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ परमीत कौर वालिया। चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस महा मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थीं। ये मुलाकात इसलिए भी अहम मानी जा रही थी क्योंकि जब से भारत पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं तब से भारत और चीन काफी करीब आ गए हैं। और इस मुलाकात में भी ये देखने को मिला। दोनों नेताओं ने गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से हाथ मिलाया, कई मुद्दों पर आपसी सहमति जताई। लेकिन इस महा मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ गई है क्योंकि वो सोच रहे थे कि टैरिफ के आगे भारत झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एससीओ शिखर सम्मेलन में 3 महाशक्तियां भारत, रूस और चीन जो रणनीति बनाएंगे उसका असर पूरी दुनिया पर होगा और खासकर अमेरिका पर। जिस तरह से ट्रंप का टैरिफ वॉर चल रहा है उसका जवाब अब दिया जाएगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर जी जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। जय सिया राम, राधे राधे आपको और सभी दर्शकों को। सुमित पीर जी, सबसे पहला सवाल, क्योंकि शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात हुई 7 साल के बाद एससीओ में हुई इस बैठक की मुख्य बातें और प्रासंगिकता क्या है, हम इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जिसे टेंशन हो गई है इसे ये कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो हम परमीत जी बात करें, ये मुलाकात 7 साल बाद हो रही है। ये तब हो रही है जब दुनिया में आर्थिक, मिलिट्री और वैश्विक समीकरण बदल रहे हैं। दुनिया में एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। दुनिया में जो वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर है उसको एक झटका लग रहा है। अगर आप ये यूनाइटेड नेशंस देखिए, WTO देखिए, जब भी बने UNSC देखिए, ये सारा वेस्ट हेवी है। जबकि जो हमारा ग्लोबल साउथ है जिसमें भारत भी आता, हम लोग को इतनी भारत की क्या, मैं आपको हमारे पूरे क्षेत्र को कभी इसमें उतनी भागीदारी मिली नहीं। वो चीज चल रही थी, घिसट रही थी। पर ट्रम्प के टैरिफ के बाद अब एक बहुत बड़ा चेंज ये देखने को मिल रहा है। अब मोदी जी गए जी 7 साल बाद शी जिनपिंग से मिलने। पहली और 5-7 इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे दर्शकों और हमें समझनी चाहिए। ये मुलाकात हुई है ट्रम्प के टैरिफ के आगे पीछे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो हम चाइना के साथ जो हमारी एकदम बिल्कुल मतलब दीवार सी बनी थी, वो लास्ट टाइम जब मोदी जी और शी जिनपिंग साहब कजान में मिले थे तब से वो कुछ थोड़ा नरम पड़ गई थी। वो मतलब वो थोड़ा पिघलने लगे थे, वो दीवार गिरने लगी थी। उसके बाद आज जो मिले हैं, अब दुनिया के समीकरण बन रहे हैं, दुनिया की राजनीति बदल रही है। देखिए, पहली बार जब उन्होंने हाथ मिला तो हाँ जी आपका बड़ा स्वागत है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, चलिए तो प्लेजेंट्रीज हो गई। उसके बाद एक बड़ा स्टेटमेंट आता है कि हम दुश्मन नहीं हैं और हमारी दोस्ती करना बहुत अच्छी बात है और हमें अपना रिश्ता किसी दूसरे की आंख से नहीं देखना चाहिए। अब यहां दूसरे की आंख, 2 आंखें हैं। एक तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की आंख है और दूसरी है पाकिस्तान की आंख। देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि भारत को मैं एक मोहरे की तरफ आगे चाइना यूज करूं। और जो पीछे खुलासे आए थे, ट्रंप की राजनीति थी, ट्रंप की रणनीति थी कि पहले चाइना को दबाऊंगा भारत की मदद से, जब चाइना खत्म हो जाएगा फिर भारत का भी टेटवा दबा दूंगा। ये उसकी रणनीति थी, उसी के लोग कह रहे हैं, उसी के पब्लिकेशनों में खबरें आ रही है। तो पहली बात तो यही हुई। दूसरी बात, अगर हम देखिए, 2 देशों के बीच में फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई। एलिफेंट और ड्रैगन की दोस्ती होनी चाहिए, टैंगो होना चाहिए, ये बातें हो रही है। और ये मोदी जी का स्टेटमेंट पहले आया था जी, विश्व की अभी जो आर्थिक परिस्थिति है और जो अनिश्चितता है, अगर उसको खत्म करना है तो भारत और चाइना इसमें निर्णायक रोल प्ले कर सकते। क्यों भाई? 40% आबादी तो हमारी है ना, 2.8 बिलियन पीपल कम से कम यहाँ रहते हैं। दुनिया की लगभग 40% आबादी तो 2 देशों में रहती है और आपने इन 2 देशों को अलग थलग करने की कोशिश की, मतलब अपने टैरिफ लगा के अपनी तानाशाही चलाने की कोशिश की। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू हो गई है। अब ये जो हमारा बॉर्डर है, ये LAC है, देखा जाए तो 1962 से इस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कुछ हुआ नहीं कुछ खास। अभी 24वां SR हुआ, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव लेवल मीटिंग होती है 24वीं हुई थी जब अभी वेंगी आए थे। तो अब इस पे एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिसको लेके इसको जरा सेटल आउट किया जाएगा। कॉपरेशन होगा, जो हमें चाइना से मैग्नेट्स मिलने हैं, रेयर अर्थ्स मिलनी है, और जो टनल बोरिंग मशीन्स हमारे जो बुलेट ट्रेन नेटवर्क बन रहा उसके लिए जरूरी थी, वो थोड़ा दिक्कत आ रही थी, वो आएंगी। दूसरी बात हुई कि जी हमें आपस में व्यापार बढ़ाना चाहिए, बट भारत ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जरूर कहा, जो बजट, जो ट्रेड डेफिसिट है करीब करीब अब 90 से 98 बिलियन डॉलर का हमारा चाइना के साथ बहुत ज्यादा है भाई, उसको घटाने के भी प्रावधान करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आप व्यापार बढ़ाओ, बजटरी डेफिसिट बढ़ाने के भी प्रावधान करने पड़ेंगे। आपको शी जिनपिंग को मुबारकबाद दीजिए, आपने SCO कंडक्ट किया, बड़ी अच्छी बात है। और उन्हें जो हमारे यहाँ अब अगला समिट हो रहा है ब्रिक्स का 2026 में, उसके लिए उन्हें आमंत्रण भी दिया, आप भारत आइए।
तो ये मेन बातें हुई। बाकी डिप्लोमेसी के लेवल पे बातें होगी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, वीजाज मिलेंगे, रिलीजियस टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये चीजें हो रही हैं। बट क्या हम बहुत ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं इसे? देखिए, मेरा ये पर्सनल मानना है, हम इससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। अगर वो आपसे 10-15 बिलियन डॉलर का माल खरीद भी लेंगे, तब भी ये ट्रेड डेफिसिट करीब करीब 80-85 बिलियन डॉलर रहेगा, एक जाने वाला नहीं है। और चाइना में अब की बार जो एक बड़ा चेंज दिखा है मुझे, जो जिसको मैं जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, वो है मोदी जी की मीटिंग चाय कुइस के साथ। ये चाय कुई कौन है? देखिए, जो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि जो चाइना में जो सबसे पावरफुल बॉडी होती है वो पॉलिट ब्यूरो होती है। पॉलिट ब्यूरो में 24 मेंबर होते हैं। मतलब ये वहाँ के कर्ता धर्ता, मान लीजिए ये 24 वहाँ के मतलब देवता है। तो पॉलिट ब्यूरो में एक स्टैंडिंग कमेटी होती है। स्टैंडिंग कमेटी में 7 मेंबर होते हैं। मतलब ये मतलब सुपर देवता आप मान लीजिए, और उन्हीं में से एक शी जिनपिंग भी है। उन 7 में से एक शी जिनपिंग भी है। तो जो स्टैंडिंग कमेटी है, इसका मेंबर है चाई कुई। चाई कुई शी जिनपिंग का राइट हैंड मैन है, बहुत राइट हैंड मैन है। पहली बार मोदी पुतिन या मोदी ट्रंप की बात करें, या अब तक जितनी भी बड़ी बायलैटरल एंगेजमेंट्स हुई है भारत में मोदी शी जिनपिंग के साथ, जितनी भी बायलैटरल एंगेजमेंट्स हुई है, पहली बार मोदी जी पॉलिट ब्यूरो के स्टैंडिंग कमेटी के किसी बंदे से मिले हैं। पॉलिट ब्यूरो क्या है? ये जो काइशी है, ये चीफ ऑफ स्टाफ है शी जिनपिंग का। इसके जितने भी राजनीतिक डिसीजन है, अंदर के बाहर के आगे पीछे, ये सबको जो चलाता है, जो आदमी जिनको रोज चलाता है, रोज क्रियान्वित करता है, वो है काइची। आज तक हमारी इस लेवल पे एंगेजमेंट नहीं हुई चाइना के साथ। हाँ, अजीत डोभाल साहब की, डॉक्टर जयशंकर साहब की कुछ एंगेजमेंट्स हुई थी पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स के साथ, स्टैंडिंग कमेटी नहीं, पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स के साथ, जिनमें जो शू शू फेंगचोंग एक बंदे हैं, उनका नाम आता है, बहुत साल पहले। हाल फिलहाल में कोई ऐसी एंगेजमेंट नहीं हुई। तो चाइना ये कह रहा आपको, खाली चाइना के प्रेसिडेंट के साथ ही, बल्कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का जो पॉलिट ब्यूरो है, पॉलिट ब्यूरो की जो स्टैंडिंग कमेटी, मतलब ना कोर पावर सेंटर, उसका जो नंबर 1 व्यक्ति, आप उससे भी मिलिए। तो चाइना थोड़ा ये दर्शा रहा, नहीं आपकी हम बात करने के मूड में, आपकी हम रिश्ते सुधारने के मूड में है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये पहले नहीं हुआ था। पर आपका वही क्वेश्चन होगा, क्या हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं? जी नहीं, चाइना इस पे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि मैं आपको बताऊं, पीछे जब युएंगी यहाँ आए थे, याद कीजिए, वो पहले गए कहाँ? अफगानिस्तान। वहां अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ ट्राइलैटरल करके आए। फिर ये रुकता है लाहौर में, इस्लामाबाद में। ये मिलता है फील्ड मार्शल मुनीर से, फिर मिलता है शाहबाज से। शाहबाज से मिलने के बाद ये व्यक्ति फिर आते हैं आपके, ये व्यक्ति फिर आता है यहाँ पे भारत बात करने। इतने दो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए, अभी हमें क्लोज आना, अभी हम रिश्तों को बेहतर कर रहे हैं। बेहतर रिश्तों को बेहतर करना पड़ेगा, वक्त की जरूरत है। नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, एक यूरेशियन वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, वो जरूरी है। पर कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो अब भी है। अब मैं आपको 2 3 चीजें यहां बताता हूं। आज शी जिनपिंग की मीटिंग हुई नेपाल के हमारे ओली साहब के साथ। अब यहां एक बड़ी हैरत अंगेज बात हुई। पीछे भारत और चाइना का लिपुला पास है, जहां से हम अपना ट्रेड करेंगे। ये ट्राई जंक्शन है, ये भारत, चाइना और नेपाल का ट्राई जंक्शन है। इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है, कौन सा क्षेत्र किसका, छोटा सा क्षेत्र है। अब वहां से व्यापार व्यापार हो सकता था। अब इन्होंने क्या कर दिया, ओली साहब ने, इन्होंने जाके शी जिनपिंग से शिकायत लगा दीजिए, आप ये हमारे क्षेत्र के थ्रू व्यापार क्यों कर रहे हो? भाई ओली साहब, अगर आपको दिक्कत थी, अब हमसे बात करते हैं ना, रोटी बेटी का संबंध हमसे। आप चीनियों से जाके क्यों बात करते हो? आपको चाइना से जाके बात करने की क्या मतलब है? जो चाइना, जो नेपाल रेलवे लिंक आ रहा, उसको फास्ट ट्रैक किया गया। बीआरआई के प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक किया गया। और अब ओली साहब कह रही आप हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इकोनॉमी में, बैंकिंग में, कल्चर में, एजुकेशन में, यानी कि हर जगह हमारी मदद करो। मतलब धीरे धीरे जो नेपाल है, ये कहीं ना कहीं जाके चाइना के कब्जे में फंस रहा है। और ये हमें सौगात दी थी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने। यूपीए 1 याद कीजिए, तब ये जो जब कम्युनिस्टों के सपोर्ट से सरकार बनी थी, तो ये लगभग पूरा क्षेत्र नेपाल वगैरह का ये आउटसोर्स किया गया था सीताराम येचुरी जी को। तब से ही यहाँ जो नेपाली कांग्रेस से डिसमिस हुई, और ये कम्युनिस्ट रेजिम है, ये ओली साहब की हो या प्रचंड की हो, दोनों में से एक आती जाती रहती। तो इन्होंने धीरे धीरे नेपाल की सत्ता पे कब्जा कर लिया। और नेपाल की एक एम्बेसडर भी थी, जिनका ये बारे में फेमस थी कि वो प्राइवेट टैक्सियों में ज्यादा घूमती है। उन्हें नेपाल का प्रेसिडेंट भी कहते थे, ऐसे कहते थी नहीं वो, चाइना की एम्बेसडर वहां इतनी पावरफुल है। तो ये नेपाल जो धीरे धीरे है, ये कम्युनिज्म के चुंगल में फंसता जा रहा है। ये बायलैटरल जो है हमारे हित के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा बायलैटरल इनका हुआ है जी मोहम्मद मुज्जू के साथ, ये मालदीव्स वाले। वहां भी ये सारी कहानी हो रही जी, आप बैंकिंग में आइए, बीआरआई हम बना रहे हैं, आप यहाँ पैसा लगाइए, आप यहाँ पैसा लगाइए।
तो मोटा मोटा मालदीव भी डेट ट्रैप हो रहा है, जैसे एक टाइम में श्रीलंका हुआ था, हमने बचाया था। अब एक और इनका होगा पाकिस्तान के साथ। अब ये जो तीनों बायलैटरल है, आप पाकिस्तान वाला कहिए, आप मालदीव्स वाला कहिए, आप ये व्हाट यू कॉल पाकिस्तान कहिए, मालदीव्स कहिए, नेपाल वाला कहिए, ये हमारे हित में नहीं जाता। और जो चाइना की भी इंक्रीज एक्टिविटी आ रही है आपके बांग्लादेश में पाकिस्तान के साथ, वो भारत के हित में नहीं है। हाँ, चीजों को सुधारने की कोशिश है, चीज एक अच्छी पहल लग रही है, इरादे अच्छे लग रहे हैं, बट ये कितने क्रियान्वित होंगे हमें नहीं पता। और याद रखिए परमित जी, जिस दिन अमेरिका ने चाइना को टेरिफ्स पे राहत दे दी, वहां पासा पलटेगा क्यों, ये बात हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है। चाइना के ऊपर $70 ट्रिलियन का डेट है, $70 ट्रिलियन। दुनिया का जीडीपी $110 ट्रिलियन है। हमारे पे जो डेट है टोटल $3.3 ट्रिलियन का है, फॉरेन डेट $2.3 ट्रिलियन का। हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो अगर मैं देखूं, जीडी मतलब जो हमारा जीडीपी है, डेट कितना 56% है, चाइना का 325% है। तो चाइना में जो आपको ये इमारतें इमारतें दिख रही है, सब उधार की है, सब कर्जे का पैसा है। चाइना की आर्थिक स्थिति खराब है। पॉलिट ब्यूरो में शी जिनपिंग की इतनी पकड़ नहीं है। चाइकुई से मिलाने का मतलब है कि आपको पॉलिट ब्यूरो का एक्सेस इसलिए दे रहे हैं कि आप भरोसा करें। अमेरिका पे के प्रति उनका ट्रेड बहुत निर्भर है। चाइना की इकोनॉमी में अब भी $300 बिलियन का खाना हर साल इंपोर्ट होता है। 300 से $350 बिलियन का खाना वो इंपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट पे निर्भर इकोनॉमी है। अंदर जो बर्थ रेट है वो घट रही है, शादियां कम हो रही है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, मीडियन एज बढ़ रही है। तो जो कम्युनिज्म चाइना में है ये बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट हाँ अब भी सत्ता में तो है, बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में, और शी जिनपिंग की अपनी सत्ता सिक्योर नहीं है, उनको एन्यूरियम की डिजीज है। एन्यूरियम का मतलब कि आपकी जो नसें हैं अंदर की, वो पतली हो जाती है, और अगर भी कभी भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो कुछ भी हो सकता है। इस परिप्रेक्ष्य को, जो मैंने आपको सारे आंकड़े बताए और जो सारे आपको गणित बताई, उस परिप्रेक्ष्य में हमें बहुत केयरफुली चाइना के साथ रिलेशन को कैलिब्रेट करना है। और हमें वेस्ट का दरवाजा बंद नहीं करना, जो हम नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर शी जिनपिंग कल हटते भी है, कोई नया बैठ जाता, तो चाइना 15% बदलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप की जगह अगर कोई नया बैठता परमीत जी, तो अमेरिका, बिकॉज बीइंग अ डेमोक्रेसी, वो 80% या 90% भी बदल सकता है। अभी ये जितना भी मसला, ये अमेरिका कराया हुआ नहीं, ये डोनाल्ड ट्रंप का कराया हुआ है। तो इसके परिप्रेक्ष्य में बड़ा एक बैलेंस, एक समन्वय बना के चलने वाली बात है। इरादे अच्छे, कुछ टैंजिबल्स हमारे हाथ में जो हमने आपको बताएं। पर अगर हम सोचे कि हमारे लिए भाई ये रामबाण है या हमें संजीवनी मिल गई, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बोलूंगा, ना ये रामबाण है ना ये संजीवनी है। एक अच्छी कोशिश है, एक अच्छी पहल है। बाकी जो परमात्मा की इच्छा हो, क्योंकि मेरा पर्सनल विचारों में चाइना को सालों से देख रहा हूँ, शायद इतनी नजदीकी से चाइना को कोई नहीं देखता भारत में। मुझे इन पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी पलटी खा सकते हैं, और भारत सरकार इसे अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है। बट हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को एक जवाब मिल गया। डोनाल्ड ट्रंप को जो लगता था वो दुनिया का बादशाह है, भारत का टेटुआ दबा देगा, भारत को दबा लेगा, निचोड़ लेगा, नहीं। और ये हमने उसको बताया है कि ये यूरेशियन पॉलिटिक्स है, यूरेशियन पावर ब्लॉक्स इमर्ज करें। वेस्टर्न डोमिनेंस के जमाने गए, वेस्ट की डोमिनेंस, वेस्ट का जो सिक्का चलता था वो जमाना गया। और डॉलर कब तक चलेगा, क्योंकि अब जो मुझे क्लियर संदेश दिख रहे हैं, डिडॉलराइजेशन वाले क्लियर संकेत मुझे दिख रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चिंता का कारण है। क्योंकि अगर हम कंबाइंड वर्चस्व देखें और इरादे अगर ठीक हो, कंबाइंड वर्चस्व देखें, तो हम वेस्ट को ना छठी का दूध याद दिला सकते हैं, इतनी ताकत है हमें। बट वही है कि आपस में भरोसा नहीं है, कुछ पीछे की हिस्ट्री है, कुछ चाइना की जो विस्तारवादी नीति है जो कम्युनिज्म में होती है, वो कहीं ना कहीं रास्ते का रोड़ा बन रही है। अब देखिए क्या होता है। हम तो आशावादी लोग हैं, बाकी जो प्रभु की इच्छा। बिल्कुल। और सुमित जी, पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी साथ में नजर आ रहे हैं, इसका भी क्या कोई संकेत है? क्या रूस, भारत, चीन त्रिकोण अब सचमुच आकार ले रहा है? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया परमीत जी। देखिए, ये जो RIC का कॉन्सेप्ट है, ये 1990 में आया था, ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब 90 से अब काफी साल हो गए, 35 साल हो गए। और ये एक प्रिस्मकॉफ करके एक रशियन स्ट्रेटजिस्ट था वो वहाँ के कम्युनिस्ट ही था, KGB का से एसोसिएटेड होगा, वहाँ इंडिपेंडेंट तो कोई होता नहीं। उसने एक कॉन्सेप्ट दिया था ये RIC का। उसने कहा था ये त्रिकोण है, अगर ये त्रिकोण बनेगा तो ये त्रिकोण कहीं ना कहीं वेस्ट की डोमिनेंस को खत्म करेगा। और ये माना जाता है ये जो ब्रिक्स बना बाद में चल के, ये कहीं ना कहीं इसी त्रिकोण, इसी स्ट्रेटजी जो 1990 में प्रिस्कॉफ ने दी थी, उसी की स्ट्रेटजी के आधार पर बना। तो ये आज 35 साल बाद जो उसका कॉन्सेप्ट था, आप देखिए जब प्रभु की इच्छा होती है, 35 साल बाद ये कॉन्सेप्ट अब क्रियान्वित हो रहा है। अब जो रशिया, इंडिया और चाइना, जिसे RIC कहते हैं, देखिए आपस के जो हमारे और चाइना के ट्रस्ट डेफिसिट से थोड़ा अगर हम दरकिनार करें, अगर हम इसको देखें मिलके, ये दुनिया की लगभग भाई
50% से ज्यादा आबादी है, 70% से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है, 60-70% से ज्यादा ट्रेड है, प्रोडक्शन है, मिनरल्स है और है। ये दुनिया का बहुत कुछ है। ये कौन मिलके, और अभी मैं ब्रिक्स और एससीओ को नहीं जोड़ रहा, अगर 3 कंट्रियों को देखें, ये एक यूरेशियन पावर के इमरजेंस की बात हो रही है, जहां यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया मिलके वेस्टर्न यूरोप को थोड़ा अलग कर देते हैं, उसके पावर की इमरजेंस हो रहा है। एक मल्टीपोलर पावर, कि भाई एक भारत पावर है, एक रशिया पावर है, एक अपना चाइना पावर है। या ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप जी वहां गद्दी पे बैठ के फरमान जारी करे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट अगर चल जाता और अगर ये कॉन्सेप्ट एक आक्रामक रुख लेता है, देखिए दुनिया में अभी पावर सेंटर नहीं है कोई अमेरिका को छोड़ के। अगर एक ऑल्टरनेट पावर सेंटर बन के उभरता है, दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं, पूरा खाड़ी, पूरा मिडिल ईस्ट को अमेरिका से खुन्नस है, क्योंकि अमेरिका ने जितना वहां विनाश किया वो जख्म उनके भरे नहीं है। अफ्रीका को जी खुन्नस है आपके अमेरिका से, साउथ अमेरिका को खुन्नस है, इवन यूरोप में भी अच्छी खासी मतलब आपस में बनती नहीं है इनकी। अगर ये पावर सेंटर बन के उभरा तो ये जितने भी लोग हैं, जिस दिन उन्होंने देखा यार यहाँ एक बहुत पावरफुल पावर सेंटर उभरा है, तो ये धीरे 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 यहाँ ग्रेविटेट होने लगेंगे, हमारी इस आरआईसी की तरफ अलाइन होने लगेंगे। जब ये आरआईसी की तरफ अलाइन होगा तो जो दुनिया भर की शक्ति है, जो दुनिया भर का सामर्थ्य है, वो आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना को सलाम करेगा। तब इसकी जो नेगोशिएटिंग पावर है, देखिए नंबरों में ताकत तो है ही, पर जब धीरे धीरे आपको दुनिया का सपोर्ट मिलेगा तो उनके नंबर जुड़ेंगे, उनकी ताकत जुड़ेंगी, उनकी संवेदनाएं जुड़ेगी, उनकी शक्तियां जुड़ेंगी। तो ये एक जो वेस्ट की डोमिनेंस है, जिसे मैं हेजी डोमिनेंस मानता हूं, तो उसको ध्वस्त करने का एक नया विकल्प दुनिया में बन रहा है, एक नया विकल्प दुनिया को चाहिए, बन रहा है। वैसे ये डब्ल्यूएचओ की बात करें, डब्ल्यूटीओ की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की बात करें, ये सब वेस्ट के उगाए हुए पौधे हैं। इनमें कोई फूल नहीं आता, ये अब कांटे बन चुके हैं, इनमें कोई दम रहा नहीं। इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस का जो सेक्रेटरी जनरल था वो भी आया हुआ था, वो शी जिनपिंग से मिल के गया है, क्योंकि चाइना उनका सबसे बड़ा डोनर है, डब्ल्यूएचओ में चाइना बड़ा डोनर है। तो अब देखिए ये कॉन्सेप्ट अगर उगरता है, तो जो वेस्ट को लगता था कि भाई हमारी चलेगी, और अगर ये कॉन्सेप्ट मतलब जमीन जोर पकड़ता और ये कोई बहुत बड़े फैसले लेते हैं, तो परमीत जी मान के चलिए जो डॉलर डोमिनेंस है, अभी जो डॉलर रिजर्व करेंसी है, इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि कल निकल जाएगा, बट हाँ टाइमर दब जाएगा, उल्टी गिनती का टाइमर दब जाएगा। ये सबसे बड़ी चिंता का कारण है अमेरिका को। और मैं आपको आंकड़े बता दूं, आंकड़े भी बहुत जरूरी होते हैं। अभी हम आरआईसी की बात करें, पुतिन साहब का एक स्टेटमेंट आया, बोला भाई हमने तो चाइना के साथ 245 बिलियन डॉलर का कारोबार किया पिछले साल में, और हमारे साथ लगभग वो 80-100 बिलियन डॉलर का है। अगर मैं केवल रशिया, चाइना और इंडिया का कारोबार जोड़ूं, 3.5 बिलियन डॉलर का कारोबार है, कम नहीं होता। तो ऐसे कई सारे आंकड़े हैं। तो ये आरआईसी का कॉन्सेप्ट अब उभर के आ रहा है, और ये एक अमेरिका का और वेस्ट की डोमिनेंस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। और जो रशिया ने अमेरिका को जो चेतावनी दी है, इसे ट्रंप के लिए क्या सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए पीर जी? बिल्कुल। देखिए ये चेतावनी कब आई? ये आई जब पुतिन एससीओ के लिए चल रहे थे या लैंड कर चुके थे। एससीओ का माहौल था, एससीओ का समय था, और वहां कोर्ट ने वहां बोल दिया भाई तुम्हारे टेरिफ इलीगल है। अमेरिकन कोर्ट ने बोला तुम्हारे टेरिफ इलीगल है, तुम अपनी तानाशाह की तरह अपनी सरकार चला रहे हो। या बड़ी खबर अभी अभी अमेरिका से आई है, कोई ऐसे अमेरिका में डॉक्टर है, कोई बड़े नामी इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा जो ट्रंप के हाथों में वो जो दिक्कत हो रही है, इसे एम्पुटेशन भी करना पड़ सकता है। इनकी मतलब समझ रहे ना, हाथ काटने तक की नौबत आ सकती है, ऐसा कुछ डॉक्टरों का मानना है अमेरिका में। तो ट्रंप की सेहत तो ठीक है नहीं, जेडी वंस कह चुके जी मैं सत्ता में संभालूंगा। और ये जो उल्टे सीधे चीजें कर रहे हैं, अगर आप कल कोर्ट का भी वक्तव्य देखें, बोल भैया ये बिंडी बाजार का खोल रखा है, 25%, 35%, 12%, 15%, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप बादशाह नहीं हो अमेरिका के। अमेरिका में गतिरोध है, अमेरिका में दिक्कत है, रिसेशन के कगार पर खड़ा है अमेरिका, और हो सकता है डिप्रेशन में भी चला जाए अमेरिका। ऐसे में पुतिन को ट्रंप ने 2 हफ्ते की धमकी दी है, आपको याद होगा, भाई 2 हफ्ते में यूक्रेन से बात कर लो, अन्यथा तुम पे सैंक्शन लगेंगे, नहीं तो हम तुम पे टैरिफ लगाएंगे, नहीं तो दोनों लगाएंगे, नहीं तो बोलेंगे हमारी लड़ाई नहीं है। तो पुतिन ने 2 दिन पहले जवाब तो दे दिया, वो यूरोपियन डेलीगेट्स पे हमला करके। उसके बाद फिर अगले दिन बोला कि वो जहाज डुबा के यूक्रेन का। और आज जवाब दिया उन्होंने खुल के, पुतिन ने बोला जो पुतिन पहले नहीं बोलते थे, बोलते ये जो चीज है ये अमेरिका की साजिश है, ये अमेरिका की चाल है, ये अमेरिका की जो गंदी राजनीति है, रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, रशिया को बर्बाद न करने के लिए आप रशिया को अपना डिप्रेशन में डालना चाहते हो, और रशिया की चाहते हो इकोनॉमी चरमरा जाए और चरमरा के खत्म हो जाए। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति समझिए क्या है, ये आपका अच्छा प्रश्न है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक असेसमेंट किया तो भाई जो अमेरिका है,
हमारी जो अभी सत्ता चल रही है भाई, डॉलर हम छाप रहे हैं। अब परमीत जी, आपके और मेरे घर में प्रेस लगी और वो नोट दुनिया भर में चले, मतलब कहते हैं ना हमारा सिक्का चल जाएगा, तो वही वाली बात होगी, तो हमें क्या दिक्कत है? हम तो चाहेंगे दुनिया ऐसी चले। अब अमेरिका को लगा कि कौन इसके प्रतिद्वंदी बन सकते हैं, भारत, चाइना, रशिया और ईयू, यूरोपियन यूनियन। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था कर दी, देखिए भारत को तो के साथ उन्होंने पीछे लगा दिया पाकिस्तान को, ये 2 टके के पाकिस्तान को, ये पिटे हुए जहादियों को, इनको हमारे पीछे लगा दिया। वहां चाइना और भारत में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ठीक है, चाइना को भी नोकझोंक करते रहते हैं। वहां यूक्रेन से युद्ध करके इन्होंने फंसा दिया रशिया को, और यूरोपियन यूनियन को उसका डर दे दिया। तो यहां भारत, चाइना, रशिया और पूरा ईयू, ये कहीं ना कहीं अपने आपस के लफड़ों में फंसे पड़े। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने पाकिस्तान पे किया, जो चाइना के साथ गलवान हुआ, ये उसी श्रृंखला की कई सारी कड़ियां हैं। तो अगर मैं ट्रंप की जगह हूं, मैं बोलूंगा ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बिजी, चाइना मदद करा तो चाइना उनके साथ लग गया, या रशिया बिजी या यूरोप बिजी, भैया मेरी तो बस फर्स्ट क्लास कट रही, मेरे को तो टेंशन ही नहीं। मेरे जितने भी प्रतिस्पर्धी थे या जितने भी मेरे कंपटीटर थे, मैंने उनको एक दूसरे से भिड़ा दिया, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं ठंड पाके बैठूंगा। ये ट्रंप की राजनीति थी। बट ट्रंप का मुझे लगता है जो कि उनका संतुलन आजकल ठीक नहीं है, तो वो अब कब ओवर कर गए, कहाँ लाइन को क्रॉस कर गए, उन्हें समझ ही नहीं आया। और ये जो अभी आप चीजें देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं उनकी जो मिसकैलकुलेशन है, कहीं ना कहीं जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है। और मैं उनकी माता जी को कोट करूंगा, उन्होंने कहा था ट्रंप बिजनेसमैन बड़ा अच्छा है, पर अगर ये पॉलिटिशियन बन गया तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा। तो उनकी माता जी की बात अभी मुझे याद आ रही है, जो चीजें दिख रही हैं ये बिल्कुल है। और जो अब देखिए, अब पुतिन को भी एक ग्लोबल मार्केट्स को, या भारत चाइना को भी ग्लोबल मार्केट्स को जवाब देना। पीछे बेसेंट ने जो स्टेटमेंट दिया था, जो जेडी वेंस ने स्टेटमेंट दिया था, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट्स को एक इंडिकेशन देना था। अभी फ्रांस में देखिए त्रासदी हो गई बहुत बड़ी, उस पर बात करेंगे। तो अब ये जो ग्लोबल मार्केट को स्टेटमेंट देना, पुतिन ने नंबर बताया कल पहली बार, कहता जी मेरा $245 बिलियन का व्यापार तो मेरा हुआ जी चाइना के साथ, और ये युआन और इसमें रूबल में हुआ, हमने डॉलर का यूज नहीं किया। $100 बिलियन का लगभग लगभग व्यापार भारत के साथ है। और भी तो पुतिन व्यापार कर ही रहे हैं ना। 25,000 सैंक्शंस आपने मेरे पे लगाई है, हर तरह से मुझे तोड़ने की कोशिश करो, मैं तब भी खड़ा हूं, हथियार भी बना रहा हूँ, यंग जंग भी लड़ रहा हूँ। और आपका जिलेंस्की दिन ब दिन हार रहा, क्योंकि जो यूरोपियन डेलीगेट्स का हाल हुआ, उसके बाद ये तो क्लियर हो गया कि यूरोप में या जिलेंस्की के पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, कोई काम नहीं करता। तो ये जो एक मार्केट्स में नंबर गए, मार्केट देखता नंबर 245 100 बिलियन, मतलब अमेरिका की सैंक्शंस के बाद, अमेरिका के बाद एक अल्टरनेट ब्लॉक बन रहा है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का व्यापार कर रहा है। अब मैं ब्लैक रॉक की बात करूं, अब मैं बड़े बड़े खिलाड़ियों की बात करूं, जेफरीज की बात करूं, किसी की भी बात करूं, जो एसेट मैनेजमेंट की कंपनियां हैं, भाई उन्हें तो ये मार्केट दिख रहा है, उन्हें तो यहाँ व्यापार दिख रहा है। वो उन्हें ट्रंप की पर्सनल राजनीति क्या है, ट्रंप को किससे खुन्नस आती है और किससे उसको आनंद मिलता है, वो तो उस पर तो वो चलने वाले नहीं है। उन्हें ये आप कह रहे हैं फिलर भेजे जा रहे हैं, देखो जी इतने का व्यापार हो रहा है, इतना हो रहा है। तो ये जो मार्केट की इकोनॉमिक्स होती है, ये जो मार्केट की इकोनॉमिक्स होती है, ये बहुत चीजें चलती है। तो क्या आने वाले समय में वहां से पैसा निकल के यहाँ आएगा? पूरी पूरी संभावना, क्योंकि आज मैं देखूं अमेरिका और यूरोप की हालत तो बद से बदतर हो चुकी है। और इस ब्लॉक में भारत तो 7 7.5, अभी तो हमारे करीब करीब 7.5% का नंबर है Q1 की ग्रोथ का। भाई हम तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर कर रहे हैं, 6.5 की बात करें, लगभग 7.5 पे हम। तो यहां ये जो नंबर आ रहे हैं, जो चीजें आ रही है, ये कहीं ना कहीं बता रही है कि दुनिया में एक पॉलिटिकल नया ऑर्डर ही नहीं बन रहा, बल्कि आर्थिक व्यवस्था भी नहीं बन रही है। देखिए आर्थिक व्यवस्था बनना बड़ा जरूरी है, पॉलिटिकल व्यवस्था तो आप बना लो, बट क्या उस पॉलिटिकल व्यवस्था में एक आर्थिक व्यवस्था भी बन रही है? आंसर ये है कि ये नंबर जो पुतिन ने दिया, आर्थिक व्यवस्था बन रही है। और पुतिन ने एससीओ की जमीन से खूब कोसा अमेरिका को, खूब उनकी औकात दिखा दी, और कहीं ना कहीं ट्रंप को बोल दिया भैया तुम्हारे 2 हफ्ते तो खत्म हो रहे, अब हमारा क्या उखाड़ना उखाड़ लो, हम तो बैठे यहाँ पे। ये टाइमिंग देखिए, और कहां से बोला ये इंपॉर्टेंट है, क्या बोला वो भी इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग कब बोला और कहां से बोला वो ज्यादा जरूरी है। और साथ में चाइना के नंबर दे दिए, भारत के साथ भी व्यापार हो रहा, भारत तो और कुछ कर रहा, बहुत कुछ कर रहा है रशिया के साथ, चाइना भी और कॉपरेशन कर रहा। तो एक एक ये तानाशाह ट्रंप को ये जरूर सुनाया गया है कि तुम्हारे कहे से दुनिया नहीं चलेगी, और तुम्हारे रुके से दुनिया रुकेगी नहीं। दुनिया चल रही है, और लोगों की किस्मत बदलने की औकात नहीं रखते ट्रंप साहब। बिल्कुल। और सुमित जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये यूरोप का सेकेंडरी टैरिफ विवाद आखिरकार है क्या, ये पूरा मसला क्या है, और इसमें अमेरिका की साजिश क्यों बताई जा रही है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न है परमी जी। देखिए ये मसला आज सुबह सुबह का नया आया है। देखिए
कल ये पुतिन का स्टेटमेंट आ गया, मोदी जी के स्टेटमेंट आए कि भाई भारत चाइना मिलके ये अर्थव्यवस्था जो बिगाड़ी है ट्रंप ने, वो सुधारेंगे। और जो मोदी साहब की जो वहाँ केमिस्ट्री दिख रही है, जो बायलैटरल्स हो रहे हैं, जो एक नया वेस्ट ऑर्डर बन रहा है। देखिए, अगर मेरा सिक्का चलता था, मैं देखो पड़ोसियों की अब दुकान चल रही है, हमें तकलीफ तो होगी। ये ट्रंप इतने बौखला गए हैं, कल जो जेफरीज की रिपोर्ट थी उन्होंने तो कहा ये जो जितना भी टैरिफ वैरिफ लग रहे हैं, ट्रंप का व्यक्तिगत द्वेष है, ये व्यक्तिगत समस्या है इसकी, इसका कोई लॉजिक नहीं। अमेरिका की कंपनियां ये कह रही है। अब ये आदमी इतना सरफिरा हो गया है, ये आदमी इतना पागल हो गया, इसका इतना दिमाग खराब हो गया, ये यूरोपियन यूनियन पे प्रेशर डाल रहा है, कह रहा तुम भारत पे सेकेंडरी सैंक्शन लगाओ रशियन तेल यूज करने के लिए। अब मानिए, मतलब कि अब मैं पड़ोसी को कह रहा हूं जाके, जो मेरा नीचे जो दूसरा पड़ोसी उसके घर पे पत्थर लगा के आ जा। भाई मैंने पत्थर लगाना है, ठीक है, मैं पड़ोसी को ना तीसरे के घर पे पत्थर पत्थर लगा के आ जा। मतलब यूरोपियन यूनियन कह रही है भाई आप हम पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो, कि आप कह रहे हो कि हम रशिया का तेल ले रहे हैं, आप इन पे सैंक्शन लगाओ। अगर मैं आपको बताऊं, यूरोपियन यूनियन ने नंबर 3 पैसा दिया रशिया को, उन पे सैंक्शन ना लगे, अर्दोगन पे सैंक्शन ना लगे, चाइना पे सैंक्शन ना लगे। भारत ने जिसने केवल 13% पैसा दिया, 87% वाला पैसा जिन्होंने दिया उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगा। आप यूरोपियन यूनियन को कह रहे हो भाई जाके भारत पे सेकेंडरी सैंक्शन लगाओ रशियन तेल लेने पे। और आपको मैं एक और आंकड़ा बताऊं, कल कल यूक्रेन से एक आंकड़ा निकला है आपको। यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर कौन है? भारत। 15.5% डीजल जो यूक्रेन में गया, सबसे ज्यादा बड़ा सप्लायर भारत है। तो आप तो कह रहे हो कि भाई जो भारत तेल बेचता है और उससे यूक्रेन में लोग मरते, तो यूक्रेन हमसे तेल क्यों ले रहा? जाके यूक्रेन पे प्रतिबंध लगाओ। आप जाके यूरोप वाले आपके रशियन एनर्जी लेते उन पे प्रतिबंध लगाओ। ये यूरोप वाला हमसे तेल लेते रिफाइन करके, आप उन पे प्रतिबंध लगाओ। मैंने तो चैलेंज किया, अगर ट्रंप की औकात है तो जाके लगाए ना, रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगाए, क्योंकि जानते जैसे ही लगेगा अमेरिका, यूरोप और आधी दुनिया की इकोनॉमी तभी ठस हो जाएगी, खत्म, बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि तेल पहुंचेगा $150 से $200 पर बैरल। ये ट्रंप की औकात नहीं है लगाने की। अब ये क्या कर रहा है, इसको पर्सनल बता रहा, अब यूरोप को तंग कर रहा है। यूरोप की आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं, कह रहा भैया तुम जाके भारत पे सैंक्शन लगाओ। क्यों? भारत को हर्ट करने की कोशिश है, भारत को तकलीफ में डालने की कोशिश है, भारत की सरकार को हिलाने की कोशिश है, भारत के खिलाफ एक साजिश रची जा रही है। और कल वाला पॉइंट याद करिए, पीटर नवैरो ने एक फोटो लगाई है मोदी जी का त्रिपुंड लगा के हुए साधना करते हुए। ये फोटो क्यों लगाई? मोदी जी की तो 1 बिलियन पिक्चरें होंगी, वो वाली पिक्चर क्यों लगाई? ये जो प्रखर सनातनवाद है, जो प्रखर हिंदुत्व है, इससे भी इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। जो राष्ट्रवाद है, मतलब हिंदू नेशनलिज्म जिसे कहते हैं, इससे इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। भाई आप तो इनकी तरह सूट टाई लगाओ, मतलब इनकी तरह बनो, इनकी तरह खाओ पियो तो तब ठीक है। अगर आप कुर्ता, खादी का कुर्ता पहन के दुनिया की सत्ता चला रहे हो, आप एक कुर्ते पैजामे वाला देश, हम अपने को कुर्ते पैजामे वाला देश कहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम दुनिया की नंबर 3 इकोनॉमी बन रहे हैं। आने वाले 8 सालों में पीपीपी में भी आपको पीछे छोड़ रहे हैं, हमारा पीपी में भी आपसे आगे होगा। तो इनसे ये सह नहीं रहा, ये यूरोप को तंग कर रहे हैं। और कल यूरोपियन यूनियन ने, कियर स्टार्मर, आपके फ्रेंच के मैक्रॉन साहब और ये जर्मनी के मर्क साहब, इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है, क्योंकि पीछे उन्हें ट्रंप ने धमकी दी थी, आप ही का शो था शायद, बोला भाई ऐसा है कि अगर तुमने अमेरिकन टेक पे टेरिफ लगाया, मैं तुम पे और टेरिफ लगा दूंगा। उन्होंने कहा भैया हमारी आपसे ट्रेड डील हो गई, तो कौन से टेरिफ, कैसा टेरिफ, यूरोप में क्या होगा ये यूरोप डिसाइड करेगा, अमेरिका थोड़ी ना बताएगा यूरोप में क्या होगा। अब इस तानाशाह को पता नहीं इसके दिमाग में क्या आ गया कि ये वॉशिंगटन से बैठे बैठे कुछ कुछ बोल देगा और दुनिया हिलेगी। या तो इसको एक मानसिक रोग होता है, जिसमें ये काफी चीजें ऐसी कुछ रोगियों में देखी गई है। तो अमेरिका को इनका इलाज कराना चाहिए, अमेरिका को बेहतरीन डॉक्टर बुलाने चाहिए। अगर नहीं है आपके पास तो हम भारत से भेज देते हैं जी, भारत में बेहतरीन डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है, दुनिया के बेस्ट डॉक्टर भारत के हैं। तो इनका जरा इलाज विलाज कराइए, क्योंकि अब यूरोप भी बगावत पे उतर आया है। और यूरोप पे अब आप जबरदस्ती करो भारत पे टैरिफ लगाओ। यूरोप का ही पार्ट यूक्रेन है, यूक्रेन हमसे भैया डीजल खरीद रहा है, इसको क्या बोलोगे आप? फिर लगाओ यूक्रेन पे प्रतिबंध। मतलब ये अब पागलपन है, दिस इज मैडनेस, ये इसका कोई लॉजिक नहीं है। और ये भारत, मैं आपको एक लास्ट पॉइंट इसमें, ये जो पंगे ले रहे हैं ना परमीत जी, अगर ये रुके नहीं, अभी ये एक टिपिंग पॉइंट होगा। अभी ये एक आर्थिक लड़ाई है, ये आर्थिक लड़ाई मिलिट्री लड़ाई में कब तब्दील होगी हमें पता नहीं लगेगा कभी भी। फिर ये मिलिट्री लड़ाई, क्योंकि आप तो अब मुझे बर्बाद करने पर छोड़े हो ना। अब आपका मेरे से संबंध हो सकता है खराब है, पर आप मोहल्ले को क्यों इकट्ठा कर रहे हो भाई? आप यूरोपियन यूनियन को प्रेशर डालने का क्या मतलब? फिर आप मुझे बर्बाद करने पे तुले हो। अगर फिर इकोनॉमिक लड़ाई है तो इसके कब ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए कुछ नहीं पता, कब डिडॉलराइजेशन एक हकीकत बन जाए कुछ नहीं पता, कब एक ब्रिक्स करेंसी अब हकीकत बने, ये ट्रंप को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। क्योंकि अब एक दौर ऐसा आ गया कि ब्रिक्स करेंसी एक हकीकत बन सकती। याद कीजिए लास्ट टाइम भी बन जाती,
पुतिन साहब ने मना कर दिया और डॉक्टर जयशंकर साहब ने मना कर दिया था। अगर हम दो तब खेल जाते, ब्रिक्स करेंसी आज आ गई होती, पर इट्स नेवर टू लेट टू बिगिन। हो सकता है प्रभु की इच्छा हो अब आ जाए। तो ये जितनी भी कार्रवाइयां हो रही है, जितना भी घटनाक्रम है परमित जी, ये अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए बहुत बुरा है। और ये सुमित पीर जी, जो फ्रांस का आईएमएफ बेल आउट मांगना है, आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि फ्रांस की ये हालत हो गई है? इसका भारत के साथ रिश्तों और भू राजनीतिक परिदृश्य पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, फ्रांस की ये जो खबर है, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर थी। हमें आइडिया तो था कुछ गड़बड़ है फ्रांस में। ये देखिए, समझिए, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। इन्होंने जो राइट विंग वाली पार्टी थी मैरी ली पेन की, उसने जीता था। उन्होंने उसके साथ आगे पीछे किया, उसको जेल में डालने की कोशिश की। वो पुरानी किस्से, एक कुछ इनके इस्लामिस्ट, कुछ लेफ्ट लीनिंग लोगों के साथ इन्होंने एक सरकार बना दी। माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। अब फ्रांस की समस्या ये, फ्रांस का जो कर्जा है, जो भारत का मैंने बोला डेट टू जीडीपी 56% है, फ्रांस का 116% है। यानी कि जितना जीडीपी नहीं, उससे ज्यादा कर्जा बढ़ गया है। अब फ्रांस का बजटरी डेफिसिट 6% आ गया, मतलब 6% आपका खर्चे ज्यादा है रेवेन्यू से। तो आप कहीं से लोन वोन लेके इधर उधर से पूरा कर रहे हो। अब ये बजटरी डेफिसिट बढ़ रहा है। फ्रांस के दो बड़े बैंक हैं, उनकी शेयरों की कीमत 6-8% गिर गई है। स्टॉक एक्सचेंज गिर गया है। अब वहां की सरकार जब चेती, भैया क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा, मतलब भाई ये जो छेद है, ये जो डेफिसिट है तो बढ़ ही रहा है, तो कैसे करें। और उन्होंने एक बोला, ठीक है जी, हम 44 बिलियन, ये नंबर याद रखिएगा, 44 बिलियन हम इसका अपना टैक्स बढ़ाएं। 44 बिलियन का हमें खर्चा निकालना, टैक्स बढ़ा के, और जो हम आपको फैसिलिटीज दे रहे, जो लोग को हम जो सुविधाएं दे रहे हैं, इनको घटा के। पर अब ये जो कोलिशन है, ये करी नहीं भाई साहब, ये तो हमारी नीति नहीं है, हमारे तो हम तो मतलब कोलिशन धर्म वाले लोग हैं, भाई हमारी नीति कुछ और, हम इसको करने नहीं देंगे। अब उन्होंने, वो इतने आक्रोशित हो गए इस बजट से, उन्होंने 8 सितंबर को एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बुलाया कि भाई हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है। मतलब ब्लैकमेल है, अगर हमारी बात मानी तो ठीक है, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। अब फ्रांस के वित्त मंत्री आज कहते हैं कि सरकार गिरने का चांस है, और अगर सरकार गिरी तो फ्रांस को आईएमएफ के दरवाजे पे बैठ के पाकिस्तान के बावजूद में जाके पैसे मांगने पड़ेंगे, फ्रांस को बेल आउट लेना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता दूं, फ्रांस के साथ यूके के नंबर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, स्पेन के नंबर बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, जर्मनी भी कहीं इसी लाइन में खड़ा है। और एक दो दिन पहले आपके चैनल पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, देखिए यहां आंकड़ा है 44 बिलियन, करेक्ट। परमीत जी, ये जो हम पे यूएस टेरिफ लगा रहा, हमारा एक्सपोर्ट का कितना इंपैक्ट है? 44 बिलियन। भारत के कह रहे हैं ना, चेहरे पे जूं तक नहीं रेंग रही, हमारे ऊपर जूं तक, हमें फर्क ही नहीं पड़ता 44 बिलियन का। वहां माइटी फ्रांस, वहां 44 बिलियन के लिए सरकार गिन रही है, आईएमएफ के दरवाजे पर पहुंच रहे हो, यहां 44 बिलियन का हमें फर्क ही नहीं पड़ता। एक अच्छी दिवाली हम सब निकाल लेंगे। ये देखिए, इसे कहते हैं आर्थिक स्थिरता, इसे कहते हैं देश की ताकत, क्योंकि वो है इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। और आपको दूसरी बात बताऊं, अब फ्रांस का जीडीपी कितना? 3.3 ट्रिलियन। 44 बिलियन कितना हो गया? लगभग 1.25% जीडीपी, ठीक है जी। हमारे आपके चैनल पे दर्शकों से बात हो रही थी, मैं कहा भाई, जनरल रूट जो नेटो का हेड है, ये यूरोप को कह रहा, मुझे 5% पैसा दो अपने जीडीपी का, तब मैं तुम्हारी रक्षा कर पाऊंगा। अब 1.25% में मेरी बहन हालत ये हो रही है कि सरकारें गिर रही है, मतलब खून खराबा हो रहा है, आईएमएफ के दरवाजे पे आप पहुंच रहे हो, तो भैया 1.25% देने की औकात नहीं, 5% कहां से दोगे? तो मैंने तभी बोला था, यूरोप कभी भी 5% नहीं दे सकता, यूरोप दिवालिया हो जाएगा। और आज मैं ट्रंप को कहता हूं, आज मैं यूरोप को कहता हूं, लगाओ रशियन तेल पे सैंक्शन, जो दिवालिया कल परसों तरसों होने वाले हो, वो आज हो जाओगे। अब हम पे क्या फर्क पड़ेगा? हमें 3 चीजें मिलती है फ्रांस से, हमें मिलता है सैफरान का इंजन, हमें मिलता है ईएडीएस के जहाज, और हमें रफेल मिलते हैं। मैं कहता हूं भारत के लिए भी अच्छा अवसर है। अभी देखिए, कल जो एक आपकी एक कॉम्पिटिटिव चैनल पे एक हमारा वो डिफेंस कॉन्क्लेव हुआ था, उसमें जो डिप्टी चीफ साहब थे, और चीफ साहब है हमारे एयर चीफ मार्शल साहब सिंह साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला यार ये रफेल बड़ा अच्छा जहाज है, कुछ और ले लो। मुझे लगता है भी जो हालत फ्रांस की है, तो अगर हम गवर्नमेंट चाहे तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके भी सस्ते में बहुत कुछ मिल सकता है परमीत जी, अभी सस्ते में बहुत कुछ मिल सकता है। बिल्कुल। अब सिंह साहब ने कल कहा, इशारा तो उन्होंने दे दिया। मैं सोच रहा हूँ कि सिंह साहब क्यों कह रहे हैं ऐसा, मैं कहा सर का इशारा, अच्छा ये ना बड़ी क्रिप्टिक लैंग्वेज में बोलते हैं सर। लास्ट टाइम उन्होंने F-22 वाला एक बहुत जबरदस्त क्रिप्टिक मैसेज दिया था कि मेंटेनेंस हैकर वाला। कल का जो इनको मैसेज में देख रहा था, आज सुबह खबर आई, मैंने कहा साहब कह रहे हैं कि भैया अभी सस्ते में माल मिल रहा है, F-22 लेना है, एयरबस लेनी है, सैफरान का इंजन लेना। अरे इंजन के आप कंपनी भी खरीद सकते हो। अगर 44 बिलियन पे सरकारें गिरने लगी
तो 5, 10, 20 बिलियन डॉलर देके आप चाहे तो कंपनियां खरीद सकते हो, आईपीआर हमारा हो जाएगा परमित जी, फिर हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। जो हमारा एमका जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसको हम बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जो अभी वहां हो रहा है भारत के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर हमारा ये आरआईसी वाला ब्लॉक बनता तो आप देखिएगा फ्रांस हो जर्मनी हो धीरे धीरे आरआईसी को इंक्लाइन करेंगे। बाय द वे 2 दिन पहले की आपको बात डेवलपमेंट बता रहा हूँ, जर्मनी ने ट्रम्प को मना कर दिया, बोला भैया हमारे पास यूक्रेन में दमड़ी लगाने को नहीं है, हम एक पैसा नहीं लगा रहे, न यूक्रेन में न यूक्रेन की सुरक्षा को लेके, आपको आप लगा सकते हो तो लगाओ। क्योंकि पूरे यूरोप की हालत ऐसी, 1.25% का जीडीपी ग्रोथ है, 55% पैसा आप वेलफेयर में खर्च कर रहे हो, भैया 5% कहां से निकालोगे? 1.25% पे सरकार गिर रही है, आईएमएफ के दरवाजे पे आप कटोरा लेके पहुंचे हुए हो, तो आप मतलब कहां से आएगा 900 बिलियन जो जनरल रूट चाहता है? वो आ ही नहीं सकता। तो अगर वो नहीं आएगा तो यूक्रेन का समाधान नहीं होगा। ट्रंप ने एक और तीर चला लिया इन पे, कह रहा भैया ये तो तुमने संरक्षण दे रखा है जेलेंस्की को, इसीलिए वो सुलह नहीं कर रहा। क्योंकि ट्रंप को लग रहा कि भाई पुतिन तो मुझसे डर नहीं रहा, या एससीओ में बड़े बड़े फैसले होंगे, बड़ी बड़ी पिक्चरें खींची जा रही, बड़ा बड़ी पोस्चरिंग हो रही है, दुनिया की आर्थिक मार्केटों को पॉलिटिकल समीकरणों के बहुत पावरफुल जवाब मिल रहा है। ऐसे देखिए जियो पोलिटिकली अभी ये सबसे बड़ा इवेंट है, दुनिया का हर मीडिया, हर चैनल, हर आदमी की नजर अभी एससीओ पे है। तो अब ये जो चीज उभर के आ रही है तो इससे अब इनको डर लग रहा है भाई होगा क्या। और अब यूरोप की आप देख ही रहे हालत कितनी खराब है। और मैं आपको बताऊं, स्पेन में आप शायद 2 या 3 हजार यूरो से ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। फ्रांस में भी है कि यहाँ, भारत में तो कोई प्रतिबंध नहीं, आप जितने पैसे मिर्जा विड्रॉ करो, बिल्कुल। तो वहां आपके प्रतिबंध है जी, अगर आप पे $1,00,000 यूरो अकाउंट में इतने ही दिन में विड्रॉ कर सकते हो। तो जो परिस्थितियां हैं बहुत विकट है। कुछ चीजें खुल के आ रही, कुछ चीजें खुल के नहीं आ रही। हमारे भी मित्र हैं, हम ज्यादा किसी की बदसना नहीं करना चाहते, बट जिस दिन भारत के खिलाफ कुछ बोला, जिस दिन भारत के इंटरेस्टों में टांग अड़ाने की कोशिश की, एक एक आंकड़ा, एक एक नंबर, एक एक कमजोरी हम खोल खोल के टेबल पे रख देंगे और दुनिया को बता देंगे इनकी औकात कितनी है। तो बिल्कुल। भैया इज्जत चाहिए तो इज्जत देना सीखो। अगर आपकी चमड़ी का रंग गोरा है तो इसका मतलब कि हम ब्राउन स्किन वाले इंफीरियर नहीं है, इनको जरा समझना चाहिए। भारत ने दुनिया को सभ्यता दी है, मानवता दी है, सनातन दिया है, धर्म कर्म का ज्ञान दिया है। बिल्कुल। इस 1 लाख साल पुराने ज्ञान को ना आप ये नजरअंदाज करोगे तो सौदा भारी पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित पीर जी, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार परमित जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। सो इसी के साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।